नासा की नजरें अब मार्स पर है। इसका लक्ष्य है अगले 20 सालों में इंसानों को इस लाल ग्रह पर भेजना। मैं जब रात में मार्स को देखती हूँ तो महसूस होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक दिन इंसान चल रहे होंगे। ये कई मायनों में पृथ्वी जैसा दिखता है और इसी वजह से ये जगह मेरी कल्पना को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ का माहौल हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा पृथ्वी के जैसा है, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ पहुँचने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हमारे इस पड़ोसी ग्रह पर जीत हासिल करना हमारे अनुमान से कहीं मुश्किल चुनौती है। ये एक ऐसा अलग माहौल है जहाँ बेहिसाब गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और तब बचाव की कोई उम्मीद नहीं। इंसानों द्वारा मार्स की खोजबीन के सिलसिले में बहुत सी बाधाएं हैं और ये बात इस काम को बहुत मुश्किल बनाती है। बेशक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन क्या सही सलामत? कभी कभी लगता है कि मार्स बना है हमें खुद से दूर रखने के लिए। कहीं हम इस कोशिश में नाकाम तो नहीं हो जाएंगे। विज्ञान शो पेश करता है ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये है रेड प्लैनेट, पृथ्वी का पड़ोसी और नासा के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन का लक्ष्य। लेकिन यह अभियान आज तक के अभियानों में से सबसे मुश्किल होगा। ये कितना मुश्किल होगा सोचकर तकलीफ होती है। इंसान पृथ्वी से इतनी दूर कभी नहीं गया, तो हमें हर एहतियात बरतना होगा। मार्स पर पहुंचने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को एक बहुत बड़ी बाधा झेलनी होगी। इस ग्रह पर उतरना बहुत ही मुश्किल है। अतीत में मार्स पर यह काम करना कभी आसान नहीं रहा। मार्स किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए किसी कब्रिस्तान जैसा होता है। किसी को पृथ्वी से भेजकर मार्स पर उतारना सच में कठिन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2016 में अपने 1875 करोड़ रुपए के स्किएपरेली लैंडर के इस तरह लैंड करने की उम्मीद की थी, लेकिन लैंडर सिस्टम में एक गड़बड़ हो गई। पैराशूट जल्दी अलग होने से क्राफ्ट 33 सेकंड तक अकेले गिरता रहा। स्किएपरेली 550 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मार्स की सतह से टकराया और सतह पर एक गहरा काला धब्बा बन गया। तो पता चला कि मार्स पर लैंड करना बड़ा मुश्किल है। अगर मार्स पर लैंड करने की बात हो तो सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स की कामयाबी की दर भी करीब 50% ही है। इस रेड प्लैनेट पर ऐसे बेजान स्पेसक्राफ्ट बिगड़े पड़े हैं जो यहाँ ठीक से लैंड नहीं कर पाए और नासा स्पेस एजेंसी को मार्स पर अपने पहले क्रू को उतारने के लिए इन गलतियों से सबक सीखना होगा। लेकिन सतह की तरफ बढ़ते क्रू को भी उन सभी लैंडर्स वाली समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं जो पहले नाकाम हो चुके थे। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना थिन यानी विरल है, तो वहां किसी स्पेसक्राफ्ट को नीचे आते वक्त धीमा करने के लिए जरूरी ट्रैक नहीं है। तो यहाँ मामला पृथ्वी जैसा नहीं है, जहाँ बड़े बड़े पैराशूट्स की वजह से सतह पर उतरने की रफ्तार धीमी हो जाती है। आप थोड़ी हवा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह मुश्किल होता है। रेड प्लैनेट का थिन एटमॉस्फेयर एक समस्या है जो अरबों साल के दौरान बनता रहा है। मार्स का एटमॉस्फेयर ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड की हिफाजत ना होने के कारण ये लगातार घटता रहता है। सोलर विंड किसी एटमॉस्फेयर को अपने साथ उड़ा ले जा सकती है। पृथ्वी पर एक लिक्विड मेटल कोर बनाता है एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्लैनेट की हिफाजत करता है और एटमॉस्फेयर कायम रखता है। लेकिन मार्स अलग तरह का है। 4.5 अरब साल पहले मार्स और अर्थ स्पेस में मौजूद धूल और गैस से बने। मार्स वहां बना जहां बिल्डिंग मटेरियल कम था, तो इसकी बढ़वार सीमित रही। तो मार्स पृथ्वी के मुकाबले कहीं छोटा है, पृथ्वी से 10 गुना तक छोटा, और मार्स के हिसाब से ये आंकड़ा काफी अहम है। इस अतिरिक्त मास की वजह से पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा गर्म रहता है और इसका एक घूमता कोर भी है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है।
4 अरब साल पहले मार्स का घूमता हुआ केंद्र ठंडा और ठोस होने लगा। गर्म कोर नहीं रहा तो मैग्नेटिक फील्ड का बनना भी रुक गया। सूर्य की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स ने एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया था। हम जानते हैं कि सोलर विंड की वजह से ये हर पल अपने एटमॉस्फेयर को गंवा रहे हैं, तो उससे विदा ले रहा है। मार्स पर एटमॉस्फेयर नाम की चीज नहीं है, तो नासा को इसकी सतह तक अपने बिना क्रू वाले लैंडर्स को पहुंचाने के लिए कुछ हटकर सोचना था। 2012 में एक अनोखी स्काई क्रेन ने पैराशूट और रेट्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल करके क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करा दिया। इससे पहले वाले मिशंस के दौरान पैराशूट और हवा से भरी एक बॉल जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया जो स्पेस क्राफ्ट को खुद में समाये थी। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी इंसानी क्रू को सतह पर लैंडिंग के दौरान इतने झटके लगेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, है ना? तो मार्स पर लोगों को लैंड कराने के सिलसिले में नासा को नए तौर तरीकों की जरूरत थी। 2020 रोवर एक एडवांस्ड सुपरसोनिक पैराशूट इन्फ्लेशन रिसर्च एक्सपेरिमेंट यानी एस्पायर के जरिए इस चुनौती पर जीत हासिल करने वाला था। ये एक एयरप्लेन जेट इंजन की ताकत के जरिए तेजी से क्राफ्ट की रफ्तार घटाने वाला था। ये सब रोवर के लिए ठीक था, उसकी बात तो इससे बन जाती, लेकिन ये लोगों के लिए ठीक नहीं था। एक ह्यूमन लैंडर का वजन 1000 किलो के रोवर से कहीं ज्यादा होगा, तो सुपरसोनिक पैराशूट भी किसी क्रू को मार्स पर सुरक्षित नहीं उतार पाएंगे। ऐसे में नासा को एक नए प्लान की जरूरत होगी। एक आइडिया यह है कि मार्स के थिन एटमॉस्फेयर को एक अनोखे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक आइडिया यह है कि तेजी से एटमॉस्फेयर के घने हिस्से की तरफ पहुंचा जाए और फिर जमीन के समानांतर रहते हुए रफ्तार को धीरे धीरे घटाया जाए। एस्ट्रोनॉट्स नीचे उतरते हुए लैंडर के अगले हिस्से को मार्स के एटमॉस्फेयर के सबसे सघन हिस्से की ओर कर देते हैं, जो उस जमीन के करीब होता है। फिर वो आखिरी पल में क्राफ्ट को धीमा करने के लिए एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं। आखिरी टचडाउन के लिए डिसेंट इंजन्स चालू हो जाते हैं। क्या ये आइडिया अजीब है? हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। शायद हम इसके बारे में या ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हमें कभी कभी कुछ अनोखा भी सोचना चाहिए। क्राफ्ट को मार्स पर लैंड कराने का नासा का प्लान अब भी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर नासा एस्ट्रोनॉट्स को सतह पर पहुंचा भी पाया तो भी थिन एटमॉस्फेयर तो उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा ही। इसके कारण इस प्लैनेट की पूरी सतह पर रेतीले तूफान मंडराते रहते हैं। मार्स को आप धूल मिट्टी के लिहाज से एक शैतान कह सकते हैं, और ये ऊंचे ऊंचे बादल पहले भी जानलेवा साबित हो चुके हैं। अगर नासा के एस्ट्रोनॉट्स योजना के मुताबिक 2035 में मार्स पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहां जो एक बड़ी चुनौती मिलेगी वो है इसकी धूल। ये चिपचिपी है। सूरज की रोशनी की वजह से इस धूल को एक स्टैटिक चार्ज मिलता है और फिर ये चीजों से चिपकने लगती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्पेस हैबिटेट के बाहर डोरमैट पर खड़े होकर खुद को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ लें। ये आपके स्पेस सूट में घुसेगी, आपके वाइजर से चिपक जाएगी, सोलर पैनल्स को ढक लेगी। और अगर ये फेफड़ों में घुस गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें इसे साफ करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। 90 मीटर -11। 1960 और 70 के दशक में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर चले, और जब वो अपने लैंडिंग मॉड्यूल में लौटे तो उनके साथ चंद्रमा की धूल भी आ गई। इस धूल की वजह से सील्स क्लॉग हो गई, इक्विपमेंट्स ज्यादा गर्म होने लगे, गलत इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स मिली और एस्ट्रोनॉट्स बीमार तक हो गए। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी सांस में महीन धूल चली जाए, क्योंकि
इससे सिलिकोसिस हो सकता है। ये फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारी होती है जो धूल की सांस पे जाने से हो सकती है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। रेड प्लैनेट ऐसी ही चिपचिपी धूल से ढका पड़ा है और नई रिसर्च से पता चला है कि ये जिस जगह से आती है उस जगह को मेड्यूसा फॉसी फॉर्मेशन कहते हैं। जब 3 अरब साल पहले 960 किलोमीटर लंबी वॉल्केनिक डिपॉजिट का निर्माण हुआ तो इसका आकार अमेरिका से आधा था, लेकिन मंगल के हवाओं ने इस स्ट्रक्चर को घिसकर धूल को पूरे प्लेनेट पर फैला दिया है। और जब हवा इस धूल को उड़ाती है तो उसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। असली दिक्कत यह है कि धूल के ये महीन कण हवा में उड़ जाते हैं और फिर इन्हें वापस नीचे आने में काफी टाइम लगता है। ये धूल उड़कर आसमान में पहुंच जाती है और फिर लंबे वक्त तक वहीं बनी रहती है। जब ऐसा और ज्यादा मटेरियल एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है तो उससे बनते हैं धूल के बड़े बड़े तूफान। ये तूफान इतने विशाल होते हैं कि धूप को रोककर मार्स की सतह को ठंडा कर देते हैं। इससे जमीन और एटमॉस्फेयर के तापमान में अंतर पैदा हो जाता है। इससे हवा भी और तूफान भी बढ़ने लगते हैं। और नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर ऐसे किसी भी तूफान में फंसने के खतरों से बखूबी वाकिफ है। अपॉर्चुनिटी नासा का एक रोवर था जिसे मार्स पर इसलिए भेजा गया ताकि वो उसकी सतह पर कभी मौजूद रहे पानी और जीवन की निशानियों को ढूंढ सके। ये एक ऐसा रोवर है जिसके साथ हमने लंबे समय तक काम किया, जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ थे और इसने मार्स से कमाल के नतीजे दिए। जून 2018 अपॉर्चुनिटी को अपने मिशन के 15 साल हो चुके थे। तभी क्षितिज पर धूल के विशाल बादल नजर आने लगे। तूफान बढ़ता गया और नासा बस ये सब देख ही सकता था। जब धूल के इस तूफान ने पूरे प्लेनेट को ढक लिया तो धूप भी रुक गई और धूप से ही अपॉर्चुनिटी को पावर मिलती थी। अपॉर्चुनिटी सोलर पैनल्स के इस्तेमाल से चलता है, तो इससे मिलने वाली बिजली घटती गई। ऐसे में अपॉर्चुनिटी कैसे बच पाता? अपॉर्चुनिटी अंधेरे में गुम हो गया और धीरे धीरे उसके पावर रिजर्व खत्म हो गए और ये रोवर खामोश हो गया। हमने सोचा था कि जब ये धूल भरा आंधी थमेगा, पैनल्स फिर से चालू हो जाएंगे, रोवर फिर से काम करने लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर नासा के एस्ट्रोनॉट्स मार्स तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे तूफान सिर्फ क्रू के पावर सप्लाई को ही प्रभावित नहीं करेंगे। जब तूफान उठते हैं तो वो बिजली के साथ भी छेड़खानी करते हैं। जैसे आप एक स्टैटिक चार्ज पैदा कर सकते हैं अपने पैरों को कारपेट पर रगड़कर या बलून को बालों में रगड़कर, वैसे ही मार्स की इन रेतीली आंधियों में बहुत बड़े स्तर पर होता है। रेतीले कणों के आपस में रगड़ने से स्टैटिक चार्ज पैदा होता है और इससे बिजली के बहाव वजूद में आ जाते हैं। यहाँ पृथ्वी पर हमें ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान धूल और राख वगैरह ऊपर को उछलती नजर आती है और मार्स जैसे ही चार्ज ट्रांसफर के कारण हम इन वॉल्केनिक प्लूम्स में लाइटनिंग डिस्चार्ज भी दिखते हैं। अगर आप जहाँ हैं वहाँ ढेर सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है तो ऐसे में चिंगारियाँ निकलेंगी और तब इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना खतरनाक होता है। तो मार्स पर जिंदा रहने के लिए वहां बसने वालों को एक सुरक्षात्मक शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। मार्स पर रहने के लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होगी और सुरक्षा ठंड से, सुरक्षा एटमॉस्फेयर के ना होने के कारण और स्पेस से आने वाले रेडिएशन से हिफाजत के लिए। नासा शेल्टर्स बना सकता है, लेकिन मार्स का इतिहास उसे एक शॉर्टकट मुहैया कराता है। लाखों साल पहले इस ग्रह के ज्वालामुखियों ने ढेर सारा लावा उगला। पर यह बात उम्मीद जताती है कि जब लावा बह रहा था तो वो जमीन के नीचे मौजूद ट्यूब से होकर आगे जा रहा था। तो आगे बढ़ते लावा ने अपने पीछे खाली सुरंगें या ऐसी बड़ी लावा ट्यूब्स छोड़ी जिसमें फिलहाल हम खड़े हैं। मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना कम है
और इसका श्रेय जाता है इस प्लेनेट के लोअर मास को। तो जब मार्स का लावा जमीन के नीचे बहता है तो इसे कम प्रतिरोध झेलना पड़ता है और ये बना सकता है बहुत बड़े बड़े केव सिस्टम्स। ये ऐसे कुदरती एस्ट्रोनॉट शेल्टर हैं जो रेड प्लेनेट के धूल वाले तूफानों से छिपे रहते हैं। अगर इन्हें सील करके हवा से भर दिया जाए तो रहने के लिहाज से ये जगह शानदार है। लोग इन सुरंगों में जाकर रह सकते हैं, हमें पहले से इनके बारे में पता है। लेकिन ऐसे किसी लावा ट्यूब में रहने के लिए शायद सब राजी ना हो। क्योंकि ये एक कुदरती चीज है तो आप इनकी लोकेशन को लेकर कुछ नहीं कर सकते। आपको वहीं जाना होगा जहां ये पहले से मौजूद है। अपने शेल्टर्स बनाने से एस्ट्रोनॉट्स को रहने के सिलसिले में ज्यादा विकल्प मिल जाते हैं और इन्हें यहां रहने वालों के पहुंचने से पहले ही रोबोट्स द्वारा बनाया जा सकता है। हम यहाँ 3D प्रिंटर भी भेज सकते हैं। मैं एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो वहाँ मौजूद चट्टानों का इस्तेमाल करके कंक्रीट बना सकता है और फिर हमारे रहने लायक स्ट्रक्चर्स भी। नासा ने टेक इंडस्ट्री से कहा है कि वो मार्स पर ऐसे शेल्टर्स बनाएं जिनका निर्माण किया हो ऑटोनोमस रोबोट्स ने। आपको ये बात कमाल की साइंस फिक्शन स्टोरी जैसी लगेगी, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही है। हम पृथ्वी पर सिर्फ कंक्रीट को शामिल करके 3D प्रिंट हाउसेस बना सकते हैं और इस काम को करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अब सवाल सिर्फ इच्छा का है। मई 2019 में नासा ने जीतने वाली टीम की घोषणा की। AI स्पेस फैक्ट्री ने एक स्ट्रक्चर बनाया जो जबरदस्त प्रेशर और एक इम्पैक्ट टेस्टिंग को झेलने में कामयाब रहा। इससे सिर्फ 30 घंटे में 3D प्रिंट किया जा सकता है और मार्स पर मिलने वाले मटेरियल से बनाया जा सकता है। एक बार बन जाने पर यह शेल्टर वहां बसने वाले लोगों को रेड प्लैनेट के मुश्किल हालात से बचा सकता है। लेकिन शेल्टर्स के अलावा इन लोगों को खाने, सांस लेने और पीने की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन मार्स पर न खाना है, न सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और न ही तरल पानी। तो बेशक मार्स पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए सबसे अनुकूल वातावरण है, लेकिन फिर भी ये कुछ खास अनुकूल नहीं है। जीवन के लिए जरूरी चीजों तक आसान पहुंच के अभाव में क्या मार्स पर बस पाना मुमकिन होगा? इंसान पृथ्वी पर रहने के हिसाब से ढले हैं। हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, पीने के लिए पानी है और खाने के लिए खुराक, यानी जीने के लिए जरूरी हर चीज। लेकिन पृथ्वी के मुकाबले मार्स पर जीना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई इंसान मार्स पर जीना चाहता है तो हाँ, उसके लिए जगह एक अनजान और खतरनाक जगह है। वो बहुत दूर है, बहुत ठंडा है। ऐसी बहुत सी वजहें हैं जिनके कारण हम मार्स पर बसना नहीं चाहेंगे। तो हम पृथ्वीवासी वहाँ लोगों को भेजने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगला सबसे करीबी प्लेनेट वीनस उससे भी बुरा है। इसकी सतह बहुत गर्म है, इसके एटमॉस्फेयर में जानलेवा केमिकल्स हैं। तो इसकी तुलना में मार्स एक कहीं बेहतर जगह मालूम होती है। ये करीब है, काफी कुछ पृथ्वी जैसा ही है और हालांकि इससे कई चुनौतियां जुड़ी हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेंगे। मार्स पर बसने के लिए नासा के एस्ट्रोनॉट्स को कुछ एक जरूरी चीजें चाहिए होंगी। अगर हम वहाँ रहना चाहें, कम वक्त के लिए या ज्यादा वक्त के लिए, हमें शारीरिक तौर पर क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगी हवा, हमें चाहिए होगा पानी और खुराक। हम ये सारी चीजें वहाँ अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्स पर ही हो तो काम काफी आसान हो जाएगा। वहां बसने वालों को अपनी खुराक खुद उगानी होगी, लेकिन मार्स की जमीन जहरीली है। मार्स की धूल मामूली धूल जैसी लगती है, वैसी ही जैसी दक्षिण यूटा में है, लेकिन पता चला कि इसमें परक्लोरेट की काफी मात्रा है और ये मटेरियल इंसानों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। परक्लोरेट वो केमिकल है जो मार्स के धूल भरे तूफानों में बिजली के जरिए बनते हैं और वहां की मिट्टी में इनकी संख्या करीब 1% है। शायद ये बात गंभीर न लगे, लेकिन रेड प्लेनेट की सतह पर रहने वाले इंसानों के लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। मार्स की मिट्टी में उगाई जाने वाली चीजें परक्लोरेट्स को जब्त कर लेंगी, जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सेहत को खतरा पैदा हो जाएगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जहरीली मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से एस्ट्रोनॉट्स बहुत बीमार हो सकते हैं।
परक्लोरेट से हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में से एक ये है कि वो हमारे थायराइड ग्लैंड के कामकाज के तरीकों को बदल कर रख देते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को रैशेस हो सकते हैं, मितली आ सकती है और मिट्टी के संपर्क में ज्यादा आने से उनकी जान भी जा सकती है। और मार्स ऐसी जगह बिल्कुल नहीं है जहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ना चाहेगा। वो जगह पृथ्वी के हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स से बहुत दूर है। इस जहरीली मिट्टी को पानी या बैक्टीरिया के जरिए साफ करने के आइडियाज मौजूद हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं है। सबसे पहले यहां बसने वालों को खुराक उगाने का एक सुरक्षित तरीका ढूंढना होगा और नासा के पास समाधान है। हाइड्रोपोनिक्स मार्स पर बसने वाले किसी शख्स को खुराक मुहैया कराएंगे। सेटलर्स फसलों को मिट्टी में उगाने के बजाय पानी में उगाएंगे। तो हमें सिर्फ अपने साथ बीज या पौधे लाने होंगे और फिर हम यहाँ उन्हें पानी में उगा लेंगे। पर अगर हम मार्स पर फसलों को हाइड्रोपोनिकली उगाने का फैसला कर भी लें तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को अपने पौधों से पहले खुद अपने लिए पीने का पानी चाहिए होगा और मार्स पर लाखों साल से बहता पानी मौजूद नहीं रहा। हमने फिल्मों में देखा है कि लोग कई कई जगहों पर भटक जाते हैं और बिना खाने के वो कई कई महीनों तक जिंदा रह लेते हैं, लेकिन कोई इंसान बिना पानी के 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स नहाने, सांस लेने, अपने पेशाब और पसीने वाले पानी को रिसाइकिल करते हैं। फिर भी उन्हें हर साल 6800 लीटर पानी की जरूरत होती है। ऐसी हर डिलीवरी का वजन 6 टन से भी ज्यादा होता है। तो मार्स तक पानी पहुंचाने से स्पेसक्राफ्ट का वजन काफी बढ़ जाएगा। इसे लॉन्च करने के लिए ईंधन चाहिए और दूसरे ईंधन को लॉन्च करने के लिए और ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना होगा। तो ये चलता रहेगा। मतलब आपको पृथ्वी से लॉन्च करने के लिए वजन कम से कम रखना होगा। तो अगर नासा मार्स पर अपना सिक्का जमाना चाहता है तो एस्ट्रोनॉट्स को वहां पानी का कोई स्रोत ढूंढना होगा। 2019 मार्स इनसाइट लैंडर इस रेड प्लैनेट के भीतरी भाग के रहस्यों को जानने के एक मिशन पर था। लेकिन 25 अप्रैल को इनसाइट के ऑनबोर्ड कैमरा ने एक ऐसी तस्वीर ली जिससे एस्ट्रोनॉट्स की पानी की खोज के सिलसिले में उम्मीद बन गई। हमने मार्स के एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही रोमांचक बात ये देखी कि वहाँ पानी के वेपर वाले बादल बिल्कुल वैसे ही आ जा रहे थे जैसे पृथ्वी पर किसी गर्म दिन पर होता है। ये बहुत ही पतले बादल होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। यानी मार्स के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स तो हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, कम से कम पृथ्वी जितना तो नहीं। और ये बात एक्साइटिंग है क्योंकि इससे अंदाजा होता है कि मार्स पर किसी तरह का वाटर साइकिल है। ये है नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स जो मार्स के थिन एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में बनते हैं वाटर आइस से। पृथ्वी के बादलों की ही तरह ये इतनी ऊंचाई पर तैरते हैं कि रात में भी सूरज के कारण चमकते रहते हैं। लेकिन बनने के सिलसिले में उन्हें मदद चाहिए। स्पेस में ऐसे थोड़े बहुत रोए होते हैं जो मार्स के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल वैसे ही जल जाते हैं जैसा वो पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन उनके कारण एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटे कण बनते हैं जिनके इर्द गिर्द पानी कंडेंस हो सकता है। हम इन्हें कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। मुझे ये शब्द पसंद है। तो ये हो सकता है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में जलने वाले इन मेटियोर्स से धूल के ऐसे छोटे कण बनते हैं जिनके इर्द गिर्द पानी के वेपर कंडेंस होकर वो बादल बनाते हैं जिन्हें नासा के इनसाइट लैंडर ने देखा था। लेकिन ये बादल इतने पतले होते हैं कि मार्स पर बारिश ही नहीं होती। तो अगर बारिश नहीं होगी तो एस्ट्रोनॉट्स को पानी का कोई और स्रोत ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इस प्लेनेट की सतह पर तरल पानी मौजूद नहीं है, लेकिन इसे दूसरी जगहों पर ढूंढा जा सकता है। हमें पता चला है कि मार्स पर काफी पानी है। ये जमीन के नीचे ऊंचाई पर मौजूद मिट्टी के नीचे छिपा हुआ है। इसके अलावा ये पोलर आइस कैप्स पर भी बड़ी मात्रा में मिला है। अगर आप बर्फ को पिघलाएं तो ये पानी बन जाएगी जिसे आप पी सकते हैं। ये तब तो आप पौधे वगैरह भी उगा सकते हैं। सच ये है कि अगर मार्स की सारी पोलर आइस पिघल जाए तो पूरा ग्लोब पानी में डूब जाएगा। तो बर्फ तक पहुंच हासिल करना बहुत ही अहम बात है। अगर हम मार्स की खोजबीन करने वहां रहने जाते हैं तो फिर हमें बर्फ को ढूंढना ही होगा।
अगर नासा के एस्ट्रोनॉट्स मार्स की बर्फ को पीने के पानी में बदल भी लेते हैं तो भी एक और रिसोर्स के बिना वहां बसने वाले 3 मिनट में मर जाएंगे। ये रिसोर्स है ऑक्सीजन। मार्स पर ऑक्सीजन तो है पर वो हवा में नहीं है। आप उस पर सांस नहीं ले सकते। ये मिट्टी में है, आयरन के साथ। इससे बनता है आयरन ऑक्साइड, जिससे इस धूल को इसका लाल रंग मिलता है। तो हमें इसे अपने साथ लाना होगा, लेकिन ये मात्रा बहुत बड़ी होगी, या फिर हमें इसे मार्स पर बनाना होगा, जो बहुत मुश्किल है। हम ISS तक ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं, लेकिन मार्स तक का सफर बहुत लंबा है, तो ज्यादा सप्लाई मिशन चलाने मुमकिन नहीं होंगे। मार्स पर पहुंचने के बाद आप किसी ऐप के जरिए ऑक्सीजन का ऑर्डर नहीं दे सकते। ये आपको अपने साथ ले जानी पड़ेगी ज्यादा मात्रा में। लिहाजा नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इस रेड प्लैनेट पर ही ऑक्सीजन बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और स्पेस एजेंसी एक सॉल्यूशन पर काम कर भी रही है। जब नासा का 2020 रोवर मार्स पर पहुंचेगा तो ये वहां मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट या मॉक्सी को अंजाम देगा। मॉक्सी मार्स की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इस CO2 को स्प्लिट करेगी, और इससे निकली ऑक्सीजन भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को दी जाएगी। इस टेस्ट से पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट पर ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन मॉक्सी मार्स पर जाने वाले किसी मिशन के क्रू के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बना सकता। मॉक्सी रोजाना करीब 500 ग्राम ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा, जो किसी इंसान को जिंदा रख पाएगी सिर्फ 6 घंटों के लिए। तो नासा को मार्स पर एक पूरे क्रू को जिंदा रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी के आकार को काफी बढ़ाना होगा। लेकिन रेड प्लैनेट पर जिंदा रहने की बात तो दूर की है। क्या ये लोग उस तक पहुंच भी पाएंगे? 3 और लोगों के साथ इस छोटी सी जगह में इतना लंबा सफर करना वाकई चुनौती भरा है। हमारे सामने अब भी ये सवाल मौजूद है कि हम ऐसा करेंगे कैसे। नासा की योजना मार्स पर इंसानों को उतारने की है, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत सारा सामान वहां ले जाने की जरूरत होगी। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको मेडिकल सप्लाईज चाहिए, खाना चाहिए, काफी सारा पानी चाहिए। अगर वापस लौटना चाहते हैं तो फ्यूल भी चाहिए, और ये सब पैक करना होगा एक बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम में। नासा के पास इस समस्या का समाधान है। ओरायन की शक्ल में 28 टन के इस स्पेसक्राफ्ट का मास किसी स्कूल बस से करीब 2 गुना है। ओरायन को लॉन्च करने वाले रॉकेट को लाखों पाउंड की थ्रस्ट पैदा करनी होगी, और ये एक समस्या है। मान लीजिए कल हम ये तय करते हैं कि हे चलो हम मार्स पर चलते हैं, पर हम नहीं जा सकते। हमारे पास इतने ताकतवर रॉकेट नहीं है। 1969 में नासा के सैटर्न 5 रॉकेट ने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को 76 लाख पाउंड थ्रस्ट के साथ चंद्रमा पर पहुंचा दिया था। ये 34 जंबो जेट्स की ताकत से भी ज्यादा है, यानी एक सैटर्न 5 एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर पहुंचा सकता था। पर अब नहीं, हम उन्हें नहीं बनाते। पृथ्वी की ग्रेविटी से आजाद होने के लिए स्पेस रॉकेट को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर करना होता है, और ये हासिल करने के लिए नासा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बना रहा है। स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS वो रॉकेट है जिसे ओरायन को पृथ्वी से ऊपर उठाकर लोअर अर्थ ऑर्बिट से आगे पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सोचा जा रहा है कि हम 1960 के दशक में जो बड़े रॉकेट्स बनाते थे उन्हें ही फिर से बनाएं, लेकिन अब हमें और ताकतवर रॉकेट बनाने होंगे। ये वाकई बड़ा है। ये अपोलो स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए बनाए गए सैटर्न 5 रॉकेट से भी बड़ा है, इसीलिए ये अब तक का सबसे विशाल रॉकेट होगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा होगी। इसके विशाल इंजन इस रॉकेट को 1,60,000 कॉर्वेट कारों के बराबर हॉर्स पावर देंगे, जिससे 88 लाख पाउंड थ्रस्ट पैदा होगा। SLS ओरायन कैप्सूल को न सिर्फ स्पेस में भेजेगा, बल्कि इसे मार्स की तरफ भी रवाना कर देगा। बदकिस्मती से रॉकेट के निर्माण में देरी हो गई है। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2017 में होनी थी, लेकिन फिर यह काम 2020 के अंतिम दिनों में होना तय हुआ।
आलोचक SLS को पैसे की बर्बादी मानते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर अपने तय बजट से अरबों खरबों से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। स्पेस तक पहुंचने की ऐसी कोई भी कोशिश तभी कामयाब कही जाएगी जब ये सस्ती होगी। अगर हमारे पास इस पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो हम कभी भी ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। इस बीच SpaceX दोबारा इस्तेमाल हो सकने लायक रॉकेट्स बना रही है, तो ऐसे में नासा का सिर्फ एक बार यूज होने वाला SLS और भी कम उपयोगी लगने लगा है। एयर ट्रेवल इसलिए सस्ती हो गई है क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि प्लेन को इस्तेमाल बार बार कैसे किया जाए, और अगर हमने रॉकेट के साथ भी ऐसा कर लिया तो फिर हमें उन्हें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भी उम्मीद है कि नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम 2030 के दशक में मार्स पर जाएगा, पर रेड प्लैनेट के हमारे पड़ोसी होने के बावजूद हमारे वहां जाने के समय को लेकर थोड़ी मुश्किल पैदा होगी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो ये आसान है। आप नक्शा देखते हैं और सोचते हैं कि मैं A सिटी में रहता हूँ और B सिटी जाना चाहता हूँ, तो इन हाईवेज को लेना होगा। ये तो ठीक है, पर मान लीजिए सिटी A इस तरफ 80 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और सिटी B इस तरफ 320 किलोमीटर की रफ्तार से। अब आप क्या करेंगे? लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट पर पहुंचने की तुलना में ये बड़ी मामूली समस्या है। किसी मार्स मिशन की टाइमलाइन उसका शेड्यूल सेलेस्टियल मैकेनिक्स पर निर्भर करता है, जैसे कि प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी सोचें कि मुझे मार्स पर जाना है और आप ऐसे निकल पड़ेंगे। आपको बाकायदा इंतजार करना होगा कि प्लैनेट्स एक खास कोण पर आ जाएं। औसतन पृथ्वी से मार्स की दूरी करीब 22 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये बदलती रहती है क्योंकि हम दोनों ही प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब पृथ्वी मार्स के सबसे करीब आती है तो वो दूरी होती है 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब हम मार्स से सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये दूरी 40 करोड़ किलोमीटर भी हो सकती है। अगर सफर को तब शुरू करें जब मार्स सबसे करीब हो तो सफर का समय घट जाता है। इस तरह नासा अपने फ्यूल और रिसोर्सेज को बचाकर मिशंस की कामयाबी की गुंजाइश बढ़ा सकता है। लेकिन ग्रहों का ये तालमेल सिर्फ हर 26 महीने में एक बार ही होता है। तो अगर नासा लॉन्च के वक्त को मिस कर देता है तो इसे अगली कोशिश के लिए 2 साल से भी ज्यादा इंतजार करना होगा। लेकिन सिर्फ सही समय चुन लेना ही काफी नहीं होता। मार्स और पृथ्वी दोनों ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो ओरायन सीधे मार्स की तरफ उड़ान नहीं भर सकता। इसके बजाय ये होम इन ट्रांसफर का इस्तेमाल करेगा। हम चाहते हैं कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सूर्य का चक्कर लगाएं, तो हम पृथ्वी पर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं और उसके बाद इस तरह एक आग बनाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ताकि हम कुदरती तौर पर सूर्य के ऑर्बिट में आ सकें और फिर मार्स पर पहुंच सकें। इस सफर में लगेंगे करीब 10 महीने। वहां जल्दी पहुंचने के लिए फूकना होगा ज्यादा ईंधन, और ये विकल्प हमारे पास है नहीं। होम इन ट्रांसफर में कम ईंधन जलता है क्योंकि इसमें क्राफ्ट एक ऑर्बिट में जाता है जो धीरे धीरे मार्स की ऑर्बिट को काटता है और फिर रेड प्लैनेट की ग्रेविटी में चकरा जाता है। लेकिन ऐसे में दिशा का सही रखना बहुत जरूरी है। ऑर्बिट जिस तरह काम करती है उसमें आपको फिलहाल नजर आ रहे मार्स के मुकाबले दिशा को थोड़ा अलग रखना पड़ता है। ये वो दिशा होती है जहाँ पर मार्स होगा। ऐसा होना जरूरी है ताकि ये कुदरती तौर पर मार्स के ऑर्बिट में खिसक जाए और फिर मार्स पर पहुंच जाए। अगर ये सटीकता से नहीं हुआ तो फिर हम शायद स्पेस में भटक जाएंगे। अगर नासा अपने लक्ष्य पर पहुंच भी जाता है तो भी क्रू को स्पेस में 10 महीने का लंबा सफर तो करना ही होगा। कुदरत ने इंसान के शरीर को स्पेस की लंबी अवधि की यात्रा के हिसाब से नहीं बनाया है। स्पेस ट्रैवल से हड्डियां बर्बाद हो जाती हैं, हार्ट मसल्स कमजोर हो जाती हैं और दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो क्या कोई क्रू रेड प्लैनेट तक के सफर में जिंदा रह पाएगा? नासा की योजना 2030 के दशक में इंसानों को मार्स पर पहुंचाने की है। ऐसे में रॉकेट टेक्नोलॉजी का पूरा इम्तिहान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है खुद हमारे नाजुक शरीर। किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए प्लैनेट के बीच के सफर में कुछ भी हो सकता है। यह खतरनाक यात्रा होगी।
जब एस्ट्रोनॉट जेम्स अर्विन चंद्रमा पर खड़े थे तो उनके दिल की धड़कन असामान्य थी। पृथ्वी पर लौटने के बाद अर्विन को हार्ट अटैक हुए जो जानलेवा साबित हुए। 2016 की एक स्टडी से पता चला है कि अपोलो लूनर एस्ट्रोनॉट्स के उन एस्ट्रोनॉट्स के मुकाबले कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से दम तोड़ने की आशंका 4 से 5 गुना ज्यादा है, जिन्होंने कभी पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़ी ही नहीं। इसकी एक वजह स्पेस रेडिएशन भी हो सकती है। आउटर स्पेस में मौजूद रेडिएशन से न सिर्फ हार्ट मसल्स को बल्कि नर्वस सिस्टम और एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग को भी नुकसान होगा। मार्स जा रहे एस्ट्रोनॉट्स को तारों के कोर में बनने वाले रेडिएशन को झेलना होगा। ऐसा कुछ रेडिएशन तब हमारे सूर्य से निकलता है जब सोलर इजेक्शंस जानलेवा चार्ज्ड पार्टिकल्स की लहरों को बाहर फेंकते हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम से बाहर सुपरनोवाज यानी दम तोड़ते विशाल तारों में भी कॉस्मिक रेज बनती है। ऊर्जा से भरे ये कण प्रकाश की रफ्तार से गैलेक्सी से होकर दौड़ते रहते हैं। और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीजों का ज्यादा शिकार बने। कम मात्रा से तो खासकर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा मात्रा होने पर यह हमारे सेल्स में दाखिल होकर हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाती और लंबी अवधि में स्पेस में रह रहे इंसानों के शरीर को गंभीर क्षति पहुंचाती है। आप स्पेस में जितना ज्यादा रहेंगे, खतरा उतना बढ़ जाएगा। आपको याद होगा चंद्रमा तक का हमारा मिशन 1 या 2 हफ्ते का था, लेकिन मार्स तक का मिशन कम से कम 2 या हो सकता है कि 2.5 साल तक का तो हो सकता है। ये कॉस्मिक बुलेट्स, म्यूटेशंस, यहाँ तक कि कैंसर की भी वजह बन सकती हैं। 2019 की नई रिसर्च के मुताबिक मार्स पर जाने वाले किसी मिशन के 3 में से 1 एस्ट्रोनॉट की याददाश्त चली जा सकती है। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आप अपनी चाबियां कहां रखकर भूल गए। मान लीजिए आप किसी एयरलॉक से बाहर आना चाहते हैं तो ये नहीं चाहेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भूल जाएं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे इस रेडिएशन के प्रभावों को घटाया जाए ताकि लोग मार्स पर जाएं भी और बिना बीमार पड़े कुछ वक्त बिता सके। तो एस्ट्रोनॉट्स की हिफाजत का काम शिप को करना होगा। तो ऐसे में क्या करें? शायद लेड की मोटी परत वाला कोई स्पेसशिप बनाए, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा होगा और लेड इस तरह के रेडिएशन से हिफाजत भी नहीं करता। तो फिर कुछ और चाहिए। जी हाँ, एक ऐसी चीज है जो आपको रेडिएशन से बचाती है और वो है पानी। हमें पीने और खाना पकाने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए होगा, और अगर हम इसे स्पेसक्राफ्ट की चारों तरफ एक लेयर की शक्ल में रखते हैं तो वो कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। आप सोचेंगे कि जो पानी हम पी रहे हैं उसी का इस्तेमाल हमें नुकसान पहुंचाने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए किया गया है। तो क्या इस पानी को पीना खतरनाक नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी में जब्त होने के बाद एक हाई स्पीड सब एटॉमिक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में बदल जाता है और पानी के लिहाज से ये सुरक्षित रहेगा। चलिए मान लिया कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन से बचा लेता है, लेकिन स्पेस में स्वास्थ्य संबंधित दूसरी समस्याएं भी आती हैं। आपकी हड्डियों से मिनरल्स खत्म होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आर्थराइटिस भी होने लगता है जवानी में। भारहीनता की वजह से 10 महीने के सफर के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां पतली हो जाएंगी। मसल्स के बर्बाद होने से लैंडिंग के बाद चलना मुश्किल हो जाएगा। हम एक ऐसे प्लैनेट पर पले बड़े हैं जहां ग्रेविटी है, और जैसे ही आप बतौर एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाते हैं, भारहीनता की स्थिति में तैरते हैं, तो मजा तो बहुत आता है, लेकिन आपका शरीर अंदर से बर्बाद होने लगता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को चलने के लिए किसी की मदद चाहिए होती है। अगर नासा का मार्स क्रू खराब शारीरिक हालत में रेड प्लैनेट पर पहुंचता है तो वो काम नहीं कर पाएगा। स्पेस में जबरदस्त एक्सरसाइज के जरिए क्रू सेहतमंद रह सकता है, लेकिन लंबी स्पेस ट्रैवल के पूरे प्रभावों का अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है। मार्स के मिशन के दौरान शरीरों का पूरा इम्तिहान होगा, और चुनौतियां सिर्फ शारीरिक ही नहीं होंगी। मार्स के एस्ट्रोनॉट्स के लिए अकेलापन भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। वो अपने घर से कम 2.5 साल दूर रहेंगे। तो नासा
पृथ्वी पर अकेले रहने वाले इंसानों से सबक सीख रहा है। एंटार्क्टिका में की गई फील्ड स्टडी से पता चल रहा है कि स्पेस फ्लाइट की चुनौतियों का सामना करना कैसा होता होगा। आप तक कोई भी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। आप एक बड़ी सी आइस सीट पर हैं जो बियाबान है। एस्ट्रोनॉट्स टेंट में रहेंगे। हर टेंट में 2 लोग होंगे। कुल 8 लोग होंगे जो वहाँ 6 हफ्तों तक रहेंगे। ये दुनिया वाकई एकदम अजीब है। गर्मियों में सूरज कभी डूबता नहीं। आपको आसपास कोई भी जिंदा चीज नहीं दिखेगी, ना कोई कीड़ा, ना पक्षी, ना कुछ और। आपको सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। आप सिर्फ अपनी टीम के लोगों से ही बात कर सकते हैं और इसी वजह से नासा ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स को अपने एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए बतौर ट्रेनिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। एंटार्क्टिका में होने से जुड़ी सबसे बुरी बात यह है कि आपकी क्षमता का पूरा इम्तिहान होगा और शायद ऐसी ही लंबी अवधि की स्पेस फ्लाइट में भी होगा। आपकी अच्छी और बुरी बातें सामने आएंगी। अपने आप में पूरी तरह सिमटे रहने वाली किसी इंसान को भी पृथ्वी पर जीने के लिए दूसरों की जरूरत है और पृथ्वी पर होने के दौरान हम इस बात को पूरी तरह समझते नहीं। हमें ये पता चला कि दूसरों से अपनी समस्या को बांटने से वाकई मदद मिलती है, जैसे कि मुझे कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मुझे थोड़ा तनाव हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो एक दूसरे से बात करके आप मुश्किलों के हल ढूंढते हैं। एंटार्क्टिका इस बात के सुराग देता है कि इंसानी बस्ती से हजारों किलोमीटर दूर इंसान कैसे जीवन बिताते हैं और नासा को भी दवाइयों, कम्युनिकेशन से जुड़ी रणनीति और साइकोलॉजिकल टेस्ट की योजना बनाने में मदद करता है ताकि मार्स के सफर के दौरान दिमागी समस्याओं को पनपने से रोका जा सके। लेकिन पृथ्वी पर होने वाले सिमुलेशंस सीमित डेटा ही मुहैया कराते हैं और टीम को पता भी होता है कि किसी भी इमरजेंसी में उनकी जान बच सकती है, जबकि मार्स तक रेस्क्यू टीम पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं, बशर्ते वो पहुंच पाए। ये कहना कि इंसानों को मार्स पर भेजना एक चुनौती है, एक अंडरस्टेटमेंट होगा। हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। नासा का मार्स वाला मिशन इसके इतिहास का सबसे मुश्किल काम होगा। पृथ्वी से होने वाला ये लॉन्च एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मार्स तक का सफर खतरों से भरा है और रेड प्लैनेट पर जिंदा रहना एक ऐसा इम्तिहान है जिसका सामना इसने कभी नहीं किया। मार्स पर जाना मुश्किल क्यों है, उन वजहों की लिस्ट बनाना बहुत आसान है और ये लिस्ट बहुत लंबी भी होगी और बहुत डरावनी भी होगी। इनमें से कई गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इस मिशन को कामयाब होना होगा। पृथ्वी के सामने बहुत से खतरे हैं, जैसे जलवायु बदलाव, एस्ट्रॉयड की टक्करें और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन। तो हमें यहां से निकलने के लिए एक प्लान चाहिए। आने वाले दिनों में पृथ्वी को शायद एक लाइफ बोट की जरूरत पड़े। हमारी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम अपने काफी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और इस प्लैनेट की शक्ल बदल रहे हैं। हम एक लाइफ बोट ढूंढ रहे हैं और शायद मार्स हमारे लिए ऐसा सबसे करीबी मौका है। नासा का लक्ष्य 2030 के दशक में ओरायन स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजना है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक रिहर्सल की जरूरत होगी। मैं चाहता हूँ इंसान मार्स पर जाए, मैं खुद वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और ऐसी प्रैक्टिस पृथ्वी के नजदीक वाली एक जगह पर करने से बेहतर और क्या होगा। लक्ष्य है इंसानों को मार्स तक ले जाना और इस सिलसिले में पहले इंसान को फिर से चंद्रमा पर ले जाना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ओरायन पहले चंद्रमा तक की छोटी यात्रा करेगा। चंद्रमा का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। हम ऑपरेशंस के लिए कई अलग अलग स्थितियों को टेस्ट कर सकते हैं। हम पृथ्वी के काफी करीब हमारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे में कोई गड़बड़ होती है तो हम आसानी से मदद पहुंचा सकते हैं। ये ज्यादा सुरक्षित है। जबकि अगर हम लोगों को मार्स पर भेजते हैं तो अगर कोई दिक्कत आई तो उनकी मदद कर पाना मुश्किल है। नासा के ओरायन मून मिशंस सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज ही नहीं होंगे, वो इनका इस्तेमाल गेटवे नाम के एक लूनर आउटपोस्ट बनाने के लिए भी करेगा। ये चंद्रमा के इर्द गिर्द की ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन होगा। ऐसी चीज को वहां बनाना ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि उसे यहाँ से बाहर ऑर्बिट में भेजें। 6 प्लान्ड मिशंस के जरिए चंद्रमा के इर्द गिर्द ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बनाया और कायम रखा जाएगा।
ये उस टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए खुद को साबित करने वाली जगह होगी जो हमें रेड प्लैनेट तक पहुंचने में मदद करेंगे। और जब एक बार नासा दिक्कतों को हल कर लेगा तो असली मिशन शुरू हो पाएगा। गेटवे मानव के लिए सिर्फ एक छोटा कदम ही नहीं बल्कि दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने का एक लॉन्च पैड भी होगा। जब हमने इंसानों को पहली बार एक दूसरी प्लैनेट बॉडी पर भेजा तो वो चंद्रमा था और हमने पहले ये काम नहीं किया था। तो चंद्रमा हमारी एक उपलब्धि है। हम जानते हैं कि दूसरे प्लैनेट तक इंसान को कैसे भेजे। हमारे पास इस वक्त सारी टेक्नोलॉजी ना हो इंसान को मार्स तक भेजने के लिए, लेकिन हम उसी दिशा में हैं। नासा रेड प्लैनेट का सफर शुरू तो कर रहा है, लेकिन हर कोई उससे सहमत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पृथ्वी पर हमसे कोई गड़बड़ हुई तो मार्स हमारी जान बचाएगा, लेकिन हमें अपने प्लैनेट का ध्यान रखना होगा। अगर कोई वहाँ जाना चाहता है और वहाँ जाकर बेस बनाना चाहता है तो वो ऐसा जरूर करे, लेकिन मैं तो ऐसी जगह रहना चाहूंगा जहाँ ज्यादा हरियाली और सागर वगैरह हो। फिर भी नासा पहले ही रॉकेट बना रहा है और टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है। मंच तैयार है मानव के सबसे बड़े एडवेंचर के लिए। मुझे लगता है कि हम मार्स पर इंसानों को भेजेंगे। बस एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये काम करें कैसे, लेकिन हम समस्याओं को सुलझाने के मामले में काफी माहिर हैं। हम इंसानों में बहुत उत्सुकता होती है। हमें एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद दूसरे पर चढ़ने का जुनून रहता है। अगली चुनौती हल करना चाहते हैं। मार्स भी ऐसी ही चुनौती है। हम इंसानों में एक ऐसा जुनून है जो तमाम चुनौतियों के बावजूद हमें मार्स पर भेजेगा। हमें कोई शक नहीं है कि हम मार्स पर जाएंगे। बेशक मार्स तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या हमें मार्स पर जाना चाहिए तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है।